Hello everyone and welcome back to my channel. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर यूनिट 2 ऑफ क्लास 11th रिटेल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन. ठीक है, ये पूरा चैप्टर इज ओवर अबाउट कि जो कस्टमर्स गुड्स खरीद रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वो पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है फिर वो गुड्स कैसे खरीद के जा रहे हैं, उनको क्रेडिट पे गुड्स सेलर या रिटेलर प्रोवाइड करता है. क्रेडिट का मतलब कि गुड्स तो वो आज खरीद रहे हैं लेकिन पेमेंट कब करेंगे, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद. तो क्रेडिट सेल्स यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है. क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है कि वो सेल्स जहाँ पे गुड्स को क्रेडिट पे दिया जाता है, उधार पे दिया जाता है. और क्रेडिट पे देना क्यों इम्पोर्टेंट है रिटेल फर्म्स के लिए, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है. तो अगर आप कस्टमर्स को क्रेडिट पे नहीं दोगे तो योर बिजनेस कैन बी लॉस्ट टू योर कॉम्पिटिटर्स. कस्टमर्स दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे जो क्रेडिट पे गुड्स को सेल कर रहे हैं. इसलिए क्रेडिट पे गुड्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इंक्रीज इन सेल्स. अब कस्टमर्स के पास जो है लिमिटेड बजट होता है, वो वन टाइम पेमेंट करके गुड्स को अगर नहीं खरीद पा रहे हैं और अगर रिटेल फर्म्स उनको क्रेडिट यानी कि ईएमआई पे अलाउ कर रही है कि आप गुड्स खरीद सकते हो, आप कुछ पर्टिकुलर मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो और गुड्स को खरीद के ले जाओ, तो इससे फर्म की रिटेल फर्म्स की सेल्स बढ़ती है. थर्ड, बेटर कस्टमर लॉयल्टी. कस्टमर्स को आप क्रेडिट पे गुड्स दोगे तो कस्टमर्स जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ट्रस्ट उनको होगा, ट्रस्ट लॉयल, दे विल बी लॉयल टू यू. फिर वो आपके पास दोबारा आएंगे फॉर रिपीटेड परचेजेस, राइट. सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. नाउ करेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रेडिट सेल्स की. क्रेडिट सेल की वन मार्कर डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, जिसका मतलब है सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम सेलर टू द कस्टमर विदाउट पेइंग द मनी इमीडिएटली. मतलब कि गुड्स जो है वो सेलर बायर को ट्रांसफर कर रहा है लेकिन उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं मिल रही है. फीचर्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं. तो ट्रांसफर यानी कि रिटेलर normally deals in goods and services, right. and जो टाइटल है गुड्स का, टाइटल का मतलब ओनरशिप. गुड्स किसके ओनर में है अभी, हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स, सेलर. सो ओनरशिप किसके पास रहती है, सेलर के पास, बिफोर इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट. जब तक उसने गुड्स क्रेडिट पे बायर को नहीं सेल किए तब तक ओनर कौन रहेगा, सेलर. देन फ्यूअर फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर ओपनिंग द अकाउंट. एंड क्रेडिट जनरली हम कितने मंथ के लिए देते हैं, फॉर 3 मंथ्स के लिए आपको क्रेडिट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है. देन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कुछ. सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए. आप गुड्स जैसे वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो, राइट, आप क्रेडिट पे ले लेते हो, उधार पे ले लेते हो, ईएमआई के बेसिस में ले लेते हो, आपको बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी. इट कैन बी फैसिलिटेटेड विद डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको क्रेडिट दे देते हैं. सो almost half of short financial requirement of retail is met by this type of mutual trust. तो कितनी ये जो रिटेल में जो गुड्स आप सेल करते हो, मोस्टली 50% ऑफ द सेल इज डन ऑन क्रेडिट बेसिस. ठीक है. नाउ व्हाट इज क्रेडिट सेल एग्रीमेंट. ये वो एग्रीमेंट होता है जिसमें गुड्स को क्रेडिट, यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है कि गुड्स हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, राइट. आप उसमें परचेज प्राइस मेंशन करते हो कि इतने का गुड्स की कॉस्ट क्या है, दिस इज द प्राइस, और पेमेंट किया जाएगा इंस्टॉलमेंट में, राइट. तो पूरा एक एग्रीमेंट बना होता है कि इसमें प्राइस लिखा होता है कि गुड्स का प्राइस है सपोज 10,000 और एवरी मंथ ईएमआई इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट कस्टमर 2,000 देगा टिल 5 months, something like this. So it is called as credit sale agreement. Now what is retail credit facility? Retail credit facility is a financing method which provide loan facility to retail customer. तो जो customers जो हैं वो goods अगर credit पे ले रहे हैं,
राइट। तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। फैसिलिटी का मतलब है उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि फाइनेंसिंग मेथड के, एंड दे हैव टू चूज कि कौन सा मेथड वो ऑप्ट करेंगे फॉर अवेलिंग द क्रेडिट। जैसे कस्टमर्स को जो है, ये देखिए कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पे देखिए, रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज में इनेबल अ ग्रेट नंबर ऑफ कस्टमर एक्सेस टू अ रिटेलर्स गुड। तो कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो गुड्स को क्रेडिट पे खरीद सके। तो रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है वो मेथड, जैसे कि ईएमआई हो गया। ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। सो ये वो मेथड है, इट्स अ काइंड ऑफ लोन फैसिलिटी जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट वो होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई होती है, प्राइस गुड्स का मेंशन किया जाता है, और ईएमआई बताया जाता है कि कितना उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कितनी इंस्टॉलमेंट में उनको लोन रीपे किया जाएगा, वो लोग रीपे करेंगे सेलर को। एंड क्रेडिट फैसिलिटी, रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है कि मेथड, कौन से मेथड आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। लाइक ईएमआई, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। नो, स्ट्रक्चर क्या है क्रेडिट एग्रीमेंट का? स्ट्रक्चर क्रेडिट एग्रीमेंट क्या है? बोरर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि कितना उनको लोन या कितना अमाउंट प्रोवाइड, कितना लेंडिंग अमाउंट दिया जा रहा है, कितना उधार दिया जा रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, कितने टाइम के लिए लोन दिया जा रहा है, और अगर वो लोन नहीं दे पाएंगे तो पेनल्टी क्या लगेगी, एंड रीपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये सारी चीजें क्रेडिट एग्रीमेंट में बताई जाती है। नाउ रिपेमेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। रिपेमेंट टर्म, अब जो बायर है, रिटेल बायर, रिटेल कस्टमर, उसने अगर क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं तो there are certain terms and conditions। तो रिपेमेंट टर्म्स होती हैं, वो क्या है, जिसमें उसको बताया जाता है कि ये इंटरेस्ट रेट लगेगा अगर आप उधार पे ले रहे हो, डेट क्या होगी रिपेमेंट की, राइट, एंड मिनिमम पेबल अमाउंट जो अभी देना पड़ेगा, एंड रिकरिंग पेमेंट डेट्स इन केस ऑफ लोन। तो अगर मैं सिंपल इसको बताऊं, देखिए इसमें क्या बताया जाता है, इंटरेस्ट रेट जो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा, राइट। नंबर 2, किस डेट पे कस्टमर जो है वो रिटेल सेलर को पेमेंट करेगा, और कितना मिनिमम अमाउंट कस्टमर को अभी देना है। जैसे अगर 50,000 का इलेक्ट्रॉनिक कोई गुड्स खरीदा है कस्टमर ने, तो उसको मिनिमम अभी 5,000 रिपे करना है, सॉरी अभी पेमेंट करना है इमीडिएटली। तो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट बेटा, डाउन पेमेंट बोलते हैं। जो अभी कस्टमर ने, जैसे उसने गुड्स परचेज किया है तो इमीडिएट जो वो पेमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, 50 में से 5 उसने दे दिए, 45,000 वो इंस्टॉलमेंट में देगा, ठीक है। तो सपोज अगर वो 5 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो हर महीने उसको फिर 9,000, 9,000, 9,000 5 मंथ्स तक देने हैं। तो ये सारी चीजें जो है टर्म्स एंड कंडीशंस में स्पेसिफाई की जाती। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट? दिस इज द टॉपिक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और इट इज बिटवीन द सेलर एंड द बायर, जिसमें बायर जो है वो गुड्स खरीदता है एंड ही एग्रीज टू पे द अमाउंट इन सम फ्यूचर डेट। तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जिसमें बायर ये बोल रहा है कि मैं अगर आज गुड्स खरीद रहा हूँ एंड मैं आज ये पेमेंट नहीं कर रहा, तो एक डेट स्पेसिफाई की जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें बायर कहता है हाँ आई एग्री कि मैं ये अमाउंट जो है इस पर्टिकुलर डेट में पे कर दूंगा। सो there are certain provisions which have been discussed below। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं
कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक एग्रीमेंट है जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। सेलर जो है और इस एग्रीमेंट में क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है कि सेलर गुड्स ट्रांसफर करेगा बायर को, एंड बायर जो है वो सेलर को पे करेगा सम प्राइस एट अ फ्यूचर डेट, ठीक है। ये इट कैन बी मेड इन राइटिंग, राइटिंग में भी हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, या वर्ड ऑफ माउथ मतलब ओरली भी आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनरिक टर्म, इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। नाउ एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के? सबसे पहला है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फीचर्स हैं, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे एलिमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रेजेंट होने चाहिए। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा? ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या बताया है कि जो भी पार्टीज हैं, पार्टीज कौन होगी? बायर एंड सेलर, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है कि दे मस्ट बी कैपेबल एनफ टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए, और उनकी कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए, यानी बोथ बायर एंड सेलर आर विलिंग टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है, वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोथ द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, देन फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एंड ऑब्जेक्ट जिसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? लॉफुल होना चाहिए, इट शुड बी लीगल, इट शुड बी लॉफुल, राइट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल का मतलब है कि एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। हु आर दोस टू पार्टीज? फर्स्ट इज सेलर एंड द सेकंड इज बायर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? टू ट्रांसफर द बेसिक गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। सब्जेक्ट मैटर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? किस चीज की बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? गुड्स की ट्रांसफर की। प्राइस और कंसिडरेशन क्या है? बायर को क्या पे करना है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स? ही हैज टू पे प्राइस टू द सेलर। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी। कंडीशन क्या है? फंडामेंटल स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फंडामेंटल स्टिपुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब एसेंशियल, जरूरी एलिमेंट्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होते हैं वो कहाँ पे स्पेसिफाई की, उसको क्या बोलते हैं? कंडीशंस। लेकिन वारंटी क्या है? ये एडिशनल स्टिपुलेशन है, एडिशनल टर्म्स है, राइट। सो कंडीशन की अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट विच शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। तो जैसे अगर आप कोई गुड्स लेने जा रहे हैं, राइट, और कोई गुड्स आप खरीद, सेल बायर जो है गुड्स खरीद रहा है, तो उसमें गुड्स खरीदते हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। अगर बायर वो टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही वो गुड्स खरीद पाएगा। सो दीज कंडीशन शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। तो ये कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए एट द टाइम ही इज बाइंग द गुड्स। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ही बायर गुड्स खरीद पाएगा। लेकिन वारंटी क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये रिटर्न गारंटी है जो बायर इशूड टू द बायर बाय द मैन्युफैक्चरर। ये गारंटी कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है बायर को, कि अगर कल आपका गुड्स खराब हो जाता है तो हम रिपेयर करा देंगे या रिप्लेस कर देंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, राइट। ओके, नाउ क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग ऑथराइजेशन। देखो, क्रेडिट जब भी सेलर बायर को देता है वो ऐसे तो क्रेडिट ही देगा, तो वो उसकी पूरी प्रॉपर क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा, क्या बायर फ्यूचर में
रिपे कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, वो पूरा प्रॉपर उसको चेक करना है। सो क्रेडिटर कौन हो गया बेटा? जो उधार देता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, यानी रिटेलर्स। रिटेलर्स जो है वो गुड्स उधार पे दे रहे हैं बायर्स को, तो रिटेलर कौन हो गए? क्रेडिटर। तो उनको क्रेडिट चेक कंडक्ट करना है ताकि वो ये देख पाए कि कस्टमर्स विल बी एबल टू repay the amount or not. So that is the meaning of credit check. So credit check एक तरह से search, it is a sort of search which is performed by the retailer. अब ये information उसको कैसे मिलती है कि कस्टमर चेक पे कर भी पाएगा या नहीं? उसके लिए there is need for certain things which I am going to discuss in the coming video, right? Now credit checking की जरूरत क्यों है? क्यों रिटेलर्स को कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना है? रीजंस क्या है कि अगर रिटेलर क्रेडिट चेक करता है, ये देखता है कि बायर पे कर पाएगा या नहीं, तो इससे दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। क्योंकि अगर क्रेडिट वर्दीनेस है, अगर बायर ये पता लग जाता है रिटेलर को कि हाँ बायर की अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है कि ही विल बी एबल टू पे, वो दे पाएगा फ्यूचर में अमाउंट, तो दोनों पार्टीज बिना टेंशन के ट्रांजैक्शंस को या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। देन रिटेल फर्म्स शुड रन अ क्रेडिट चेक ऑन कस्टमर्स एनी टाइम, कभी भी वो क्रेडिट चेक कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज, क्रेडिट चेक करने से क्या फायदा होता है? इंफॉर्मेशन मिलती है कस्टमर्स के बारे में कि कस्टमर्स ने क्या मॉर्टगेज किया हुआ है। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज अपनी सिक्योरिटी के रूप में दी हुई है। क्रेडिट कार्ड्स का क्या स्टेटस है कस्टमर के, और कोई पर्सनल लोन्स हैं, कार फाइनेंस की हुई है, एक्सेट्रा, यानी कि उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकता है कस्टमर की, रिपेमेंट हिस्ट्री ऑफ कस्टमर फोन अकाउंट, सो ही कैन चेक। क्रेडिट चेक से रिटेलर को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कस्टमर्स के कोई पेंडिंग बिल्स तो नहीं है, क्या वो अपनी बाकी चीज़ों की पेमेंट टाइमली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसकी गाड़ी अपनी है या उसने फाइनेंस में ली हुई है, एंड सो ऑन। नो क्रेडिट रिकॉर्ड, अब जितनी भी ये इंफॉर्मेशन रिटेलर को मिल गई तो वो उसको उसका रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो ये वो अकाउंट है जहाँ पे कस्टमर्स के लास्ट 6 years के जितने भी उसने क्रेडिट लिए हुए हैं उस सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सो इट इज एन अकाउंट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रेडिट ऑफ द कस्टमर गिवन फॉर द लास्ट 6 years। सो कस्टमर, अगर सपोज आपका पुराना कस्टमर है और वो आपसे 5-6 साल से गुड्स खरीद रहा है उधार पे, तो आप पिछले 6 सालों में देखोगे कि उसने कौन कौन से गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे, और इसमें से कितने गुड्स की वो टाइमली पेमेंट कर पाया या नहीं। तो पूरा क्रेडिट रिकॉर्ड बनाया जाता है एक कस्टमर का, उसकी पिछला रिकॉर्ड। क्रेडिट रिकॉर्ड का मतलब है उसका सारा पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसने कितने गुड्स उधार पे खरीदे हैं, पेमेंट कर पा रहा है, कर पाया है या नहीं कर पाया। सो जब भी कस्टमर क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है तो लेंडर जो है, लेंडर का मतलब कौन हो गया? रिटेलर, जो गुड्स सेल कर रहा है क्रेडिट पे, वो कंसेंट देता है टू चेक द कस्टमर क्रेडिट फाइल। सी, इसका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अब क्रेडिट रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है। मैं थोड़ा सा रिकैप, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ कि क्रेडिट चेक का मतलब क्या होता है। क्रेडिट चेक में देखा जाता है कि कस्टमर पे कर पाएगा भी या नहीं, और इसके लिए क्रेडिट चेक से उसकी सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स की पता लगती है, ठीक है। एक क्रेडिट रिकॉर्ड को भी चेक किया जाता है। क्रेडिट रिकॉर्ड क्या है? जिसमें कस्टमर्स का पास्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री देखी जाती है कि उसने कब कब गुड्स उधार पे खरीदे, पे कर पाया या नहीं कर पाया। और जब भी कस्टमर क्रेडिट के लिए क्रेडिट मांगता है, बोलता है रिटेलर को कि मेरे को उधार पे गुड्स दे दो, तो रिटेलर क्या उसको बोलता है कि आई वॉन्ट योर कंसेंट, मुझे परमिशन दो, मुझे अपना अलाउ करो ताकि मैं तुम्हारी क्रेडिट फाइल को जो है वो चेक कर पाऊँ। अब रिटेलर ऐसे तो नहीं गुड्स दे देगा उधार पे,
वो कस्टमर को बोलेगा यू गिव मी योर कंसेंट कि तुम्हारी जो क्रेडिट फाइल है मैं उसको पहले चेक करूंगा। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि अगर कस्टमर उसको कंसेंट दे देता है तो रिटेलर एड्रेस चेक कर सकता है कस्टमर का, वो ये देख सकता है कि कस्टमर रिलायबल है या नहीं है। नाउ पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्टिंग, इससे पहले आप इसमें आइए, प्रोसीजर फॉर क्रेडिट चेक फॉर ऑन अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन है? जो अभी कस्टमर नहीं है बट अगर सब कुछ उसके फेवर में रहा कि उसकी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, वो अपना पास्ट जितने भी उसने उधार लिया हुआ है, क्रेडिट लिया है, वो टाइमली रीपे कर पा रहा है, तो फिर उसको रिटेलर गुड्स सेल कर देते हैं। तो अभी तो वो कस्टमर नहीं है, अभी वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, यानी कि अभी उसने गुड्स नहीं खरीदे, पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कस्टमर। सो रिटेलर अभी क्रेडिट देने से पहले क्या करता है, क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म कस्टमर को बोलता है आप फॉर्म फिल करो और साइन करो। सो क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म पहले साइन कराया जाता है कस्टमर से। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर इज एज फॉलो। तो क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म उससे फिल कराया जाता है और कस्टमर्स की परमिशन ली जाती है ताकि कंपनी जो है वो क्रेडिट चेक कर पाए, क्रेडिट चेक करे, क्रेडिट चेक करे। वो ऐसे ही कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं इकट्ठा करना शुरू कर सकती रिटेल फर्म, वो पहले कस्टमर की कंसेंट लेती है किसी यू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड हम पहले क्रेडिट चेक करेंगे, राइट। कस्टमर सिग्नेचर चाहिए कस्टमर के उस एप्लीकेशन फॉर्म में, जिसमें ये लिखा होता है और सिग्नेचर का क्या मतलब है कि कस्टमर ने सारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पढ़े हैं और वो एग्री भी कर रहा है, राइट। नाउ उसमें एड्रेस भी होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो एड्रेस अगर कस्टमर मेंशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब जो इंफॉर्मेशन रिटेलर को चाहिए अबाउट कस्टमर वो इजीली पता भी लग सकती है, वो उसके घर पे जाके एड्रेस वेरीफाई कर सकता है क्या कस्टमर ने सही एड्रेस इसमें मेंशन किया भी है या नहीं, या कोई भी फेक एड्रेस तो नहीं बता दिया। फिर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है उस एप्लीकेशन फॉर्म में, वो जिस कंपनी में कस्टमर काम कर रहा है वहाँ पे भी रिटेलर फोन करके पता कर सकता है कि क्या ये जेन्युइन आपके यहाँ काम कर भी रहा है या नहीं, उसकी कितनी सैलरी है, सैलरी को देख के पता लग जाता है क्या वो रिपे कर पाएगा कस्टमर या नहीं कर पाएगा। नाउ स्टेप्स टू फॉलो बिफोर ग्रांटिंग अ क्रेडिट। अभी भी रिटेलर ऐसे ही तो नहीं देगा क्रेडिट, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। व्हाट इज दिस प्रोसीजर बिफोर अ क्रेडिट इज गिवन टू द कस्टमर, ये हम अभी रीड करते हैं। सो पहला स्टेप क्या है, क्रिएट क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है? ये वो पॉलिसी होती है जिसमें पेमेंट पॉलिसीज, एक्सपेक्टेशन, कितने टाइम में वापस होना चाहिए और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड। फिर कस्टमर्स को ये क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करनी है, तभी वो आगे रिटेलर प्रोसेस कर सकता है, राइट। कस्टमर्स ने उस एप्लीकेशन में कुछ रेफरेंस भी दिए होंगे, कुछ फैमिली के, कुछ फ्रेंड्स के, राइट। तो कस्टमर को बोला जाता है कि आप रेफरेंसेस के नाम लिखो। क्रेडिट चेक किया जाता है कि ये तो क्रेडिट चेक से पता लगता है कि कस्टमर की कोई और पेंडिंग, कोई पुरानी पास्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो नहीं है। फिर कस्टमर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये देखिए यहाँ लिखा है ही कैन बी आस्क्ड टू गिव द पर्सनल गारंटी। देन सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी कई प्रोडक्ट्स में लिया जाता है। क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है कि इतना क्रेडिट ही मिलेगा और इतने टर्म्स के लिए, इतने टाइम के लिए ही मिलेगा। सो इस तरह जो है क्रेडिट हम बायर्स को अलाउ किया जाता है, ऐसे नहीं अलाउ करते। क्रेडिट पॉलिसी होती है, क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म कस्टमर को बोला जाता है आप साइन करो,
उसमें सारी डिटेल्स वो मेंशन करता है, राइट, किस कंपनी में काम कर रहा है, अपना एड्रेस, एवरीथिंग। फिर कस्टमर्स को बोला जाता है कि आप अपने रेफरेंसेस बताइए, ताकि उनको भी फ़ोन किया जाता है, फैमिली फ्रेंड्स को, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, क्रेडिट चेक रन किया जाता है, कस्टमर से पर्सनल गारंटी ली जाती है, एंड टेक सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट ऑल्सो। ओके, देन प्रोसेसिंग क्रेडिट रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन का मतलब होता है बेटा रिक्वेस्ट, जब बायर जो है वो सेलर को रिक्वेस्ट करता है कि टू सेल द गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वेजिशन। लेकिन क्रेडिट रिक्वेजिशन का मतलब क्या है? जब बायर सेलर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे गुड्स को क्रेडिट में सेल करो, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिक्वेजिशन, राइट। सो क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है फिर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट? मैक्सिमम अमाउंट जो, ये देखिए लिखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो आप कस्टमर को अलाउ कर रहे हो कि आपको इतना ही लिमिट मिलेगा। जैसे अगर कस्टमर मांग रहा है सपोज 10,000 की गुड्स हमें उधार पे दे दो, और सेलर बोल रहा है कि हम मैक्सिमम 8,000 ही क्रेडिट दे सकते हैं, सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच इज अलाउड टू द कस्टमर। क्रेडिट रिक्वेजिशन डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इसमें कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज जो हैं कस्टमर को मेंशन करने, ठीक है, कि जिसमें कस्टमर रिक्वेस्ट करे कि मेरे को इन गुड्स पे जो है क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्रेडिट रिक्वेजिशन डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको गुड्स मेंशन करने कि जिन गुड्स पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो रिटेलर्स को कि यू वांट टू अवेल द क्रेडिट, तो आपको वो गुड्स बताने हैं, राइट। पॉसिबल वेंडर्स टू फिल ऑर्डर, तो आपको डिटेल्स बतानी है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आपको पॉसिबल वेंडर्स की डिटेल्स भी होती है, राइट, जो कस्टमर्स को गुड्स सप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने सपोज आप विजय सेल्स गए हैं बेटा, वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, ठीक है, और अगर आपको गुड्स को उधार पे लेना है, तो आपने सपोज टीवी पसंद किया है, तो देन आप देखते हैं कि ये टीवी टीवी कौन कौन सप्लाई कर रहा है, कौन कौन पॉसिबल वेंडर्स हैं, राइट, वो लिस्ट किए जाते हैं इस डॉक्यूमेंट में। देन बजट कोटेशंस रिसीव होती है। सो बजट कोटेशंस में यहाँ देखिए लिखा है इट शुड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेंडर्स नेम, अदर डिटेल्स ऑफ कोटेशन और प्रपोजल रिसीव। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है वेंडर्स के नेम की और कोटेशंस भी। ठीक है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि कैसे गुड्स डिलीवर होंगे, कितनी इनिशियल कैपिटल जो है कस्टमर देगा वो भी मेंशन की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, डाउन पेमेंट कुछ करनी होती है, बाकी ईएमआई पे मिलता है। सो इट्स द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल कैपिटल मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द क्रेडिट रिक्वेजिशन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जिसको गुड्स उधार पे खरीदने हैं बायर्स को, they should mention their contact information in the form also and related accounting details। तो बाकी चीजें भी इसमें मेंशन की जाती है। तो क्रेडिट एक्विजिशन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? जिसमें बायर की तरफ से ये सेलर को जाता है, जिसमें बायर रिक्वेस्ट करता है सेलर को कि मेरे को गुड्स जो हैं आप क्रेडिट पे दे दीजिए। इस डॉक्यूमेंट में गुड्स मेंशन किए जाते हैं जो बायर्स को चाहिए क्रेडिट पे, पॉसिबल वेंडर्स के नाम होते हैं, उनका पूरी नेम डिटेल्स होती हैं, कोटेशंस होती हैं, एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि इस तरह डिलीवरी होगी गुड्स की, कितना इनिशियल कैपिटल चाहिए, एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन? ये देखिए, द फॉलोइंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मस्ट बी फॉलोड फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फ्रॉम रिटेल कस्टमर। तो
सबसे पहले जब ये एप्लीकेशन, ये डॉक्यूमेंट फिल कर दिया कस्टमर ने, अब वो प्रोसेस हो रहा है तो कस्टमर की नीड देखी जाती है, उसको क्या चाहिए, राइट। फीचर्स बताए जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्रेडिट फैसिलिटीज की कस्टमर को एक्सप्लेन की जाती है। फिर कस्टमर एप्लीकेशन और रिक्वेजिशन सबमिट करता है, जो अप्रूव रिटेलर करेगा। उसने कर दिया था, अभी लास्ट हमने स्टेप पे पढ़ा था ना कि क्रेडिट रिक्वेजिशन जो है, कस्टमर या बायर रिक्वेस्ट करता है रिटेलर को कि मेरे को गुड्स चाहिए उधार पे। अब वो डॉक्यूमेंट वो है, रिटेलर क्या करेगा, अप्रूव करेगा। देन प्रॉम्प्टली रेफर टू द डिफिकल्टीज इन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। और अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो रिक्वेजिशन जो है वो किसके पास जाती है, सेल्स मैनेजर के पास, ताकि वो ऑथराइज करे आगे। सो कस्टमर ने पहले क्या किया है, रिक्वेजिशन भरा है, रिक्वेस्ट की है, उसके बाद रिटेलर उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है। नाउ मीनिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब, क्या बायर्स को जो गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्रेडिट पे, क्या वो इतना वर्दी है बायर, वर्दी यानी कि क्या वो ये रिपे कर भी पाएगा फ्यूचर पे पेमेंट या नहीं। सो ये वैल्यूएशन कौन करता है, रिटेलर करता है, वो जज करता है, जिससे पता लगता है कि कस्टमर्स फ्यूचर में पेमेंट दे देगा या नहीं दे देगा। ठीक है, तो कस्टमर कैसे अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर सकता है, अगर वो गुड्स को टाइमली पे कर देगा, ठीक है, और मंथली इंस्टॉलमेंट भी टाइमली दे रहा है, फास्टर पेमेंट कर रहा है और डिले नहीं कर रहा, तो अपना क्रेडिट, उसका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। हाउ टू चेक अ कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस। रिटेलर को ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। रिक्वायर अ क्रेडिट एप्लीकेशन, उसको बोलना चाहिए कस्टमर को कि पहले आप क्रेडिट एप्लीकेशन फाइल करिए, उसमें सारी चेक पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, द रिटेलर शुड मस्ट चेक बिफोर ही गिव्स द क्रेडिट टू द कस्टमर। उसको पूरी इंफॉर्मेशन चेक करनी चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर ने गलत तो नहीं प्रोवाइड की। एंड कुछ क्रेडिट इवेल्युएशन टूल्स हैं, वो भी चेक करने चाहिए, वो भी यूज करने चाहिए। देन व्हाट आर द टेक्निक्स which are used for determining the credit worthiness of the customer? Very important topic from examination point of view. ये देखिए 5C of credit, ये रिटेलर को जरूर ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले करेक्टर क्या है कस्टमर का, क्या वो विलिंग है कि फ्यूचर में पे करेगा, क्या उस कस्टमर इतना ऑनेस्ट है, इसका करेक्टर इतना है ऐसा कि वो दे देगा पैसा, क्या उसकी कैपेसिटी है, फाइनेंशियल एबिलिटी है कि वो जो डेप्ट है, डेप्ट का मतलब होता है जो अभी आपने उधार लोन लिया हुआ है, क्या वो अपना टाइमली पेमेंट कर देगा, उसके पास उतनी फाइनेंशियल नेटवर्थ है कस्टमर की, क्या वो कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं गुड्स के बदले में। अगर वो इन केस गुड्स को नहीं फ्यूचर में रिपे कर पाया, अमाउंट को रिपे नहीं कर पाया, गुड्स तो ले गया लेकिन अमाउंट नहीं रिपे कर पाया, तो फिर रिटेलर के पास अगर सिक्योरिटी कोई उसने रखवाई है तो सिक्योरिटी को सेल करके रिटेलर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब होता है कि पर्सनल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशंस कैसी है कस्टमर की। तो ये 5 चीजें रिटेलर को ध्यान में रखनी चाहिए: करेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल, capital and conditions. So this is all about this chapter, and in next video I'm going to cover unit 3. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.